वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी। 28 जनवरी के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ? गोवा में। कब हुआ? ये अभी जनवरी में ही हुआ है। 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये चला था। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। आपको पता है जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ उसमें फोकस कंट्री कौन सी थी? बांग्लादेश। ये नाम आप याद रखना। इससे पहले वाला जो हुआ था उसमें फोकस कंट्री कौन सी थी? रशिया। ठीक है। अभी जो हो रहा है उसमें फोकस कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। अब इसमें क्या है, कई सारे अवार्ड्स दिए गए जिसमें से एक ये आपको याद रखना है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म गया है इनटू द डार्कनेस को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म गया है इनटू द डार्कनेस फिल्म को। इसमें कुछ प्राइज मनी भी दी जाएगी इन फिल्म्स, ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर को। इसके अलावा एक और याद रखना, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विश्वजीत चैटर्जी को। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विश्वजीत चैटर्जी को। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ? गोवा में। कहाँ पर? श्याम प्रसाद स्टेडियम में, जो कि गोवा की कैपिटल पणजी के पास में पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे कि अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 वाला दिया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है जिनको ये प्राइज़ गया है। किसको गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको ये प्राइज़ गया है। और इनके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो ये प्राइज़ गया है उसका नाम है सीड्स। इंडिविजुअल कैटेगरी में तो गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये गया है सीड्स को। सीड्स की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। क्या है फुल फॉर्म? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसमें क्या होगा, दोनों कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और कुछ प्राइज मनी भी होगी। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में प्राइज मनी है 51 लाख एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में प्राइज मनी है 5 लाख। ठीक है, तो ये प्राइज मनी भी आप याद रखना। अभी कब दिया गया ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये अवार्ड कब दिया गया है। तो 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी होती है इनकी। तो इसी दिन ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इसी साल 2021 में ही क्या डिक्लेयर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम 23 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये चीज़ भी याद रखना, ये पहली बार हुआ है इस साल, तो ये करंट अफेयर्स में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। डेट याद रखना 23 जनवरी, ये डेट आपको याद रखनी है। क्या होता है इसी दिन? सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट। ये डे कब मनाया जाता है? इसकी डेट याद रखना 27 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। कब से चल रहा है ये? 2006 से ये डे मनाना स्टार्ट किया था। थीम आपको याद रखनी है, जो भी डेज होते हैं उनकी थीम एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसकी थीम है फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट। तो ये थीम आप याद रखना, एक और बार पढ़ लो, फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट। इसमें ये जो डे है इसको 2005 में डेजिग्नेट किया था यूनाइटेड नेशंस ने। इसमें क्या किया जाता है, जो नाजी रिजीम के जो विक्टिम्स थे उनको याद किया जाता है और प्रमोट किया जाता है होलोकास्ट एजुकेशन को थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आप याद रखना, डेट याद रखना 27 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है यूपी फर्स्ट स्टेट बना है जिसमें क्या है, 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स है। तो आपको इसमें स्टेट का नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जिसमें 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स हैं।
यूपी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सबको पता है योगी जी। तो ये स्टेट याद रखना और जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं स्टेट से रिलेटेड वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस पंख अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड। अभी आपको पता है 24 जनवरी को 24 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया था। तो इसी मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है पंख अभियान। अब एक तो ये याद रखना कि पंख अभियान कब लॉन्च किया गया? 24 जनवरी को लॉन्च किया गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन। किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। पंख की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। तो स्टेट का नाम याद रखना MP, चीफ मिनिस्टर इनका भी नाम याद रखना। गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश दोनों की गवर्नर सेम है, आनंदीबेन पटेल। एक गवर्नर दो स्टेट्स को इमरजेंसी लगने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर दो स्टेट्स के गवर्नर का रोल भी प्ले कर सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये जो डे मनाया गया, ये जो पंख स्कीम लॉन्च करी है, ये किसके अंडर आती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है, जो कि एम्पावर करती है गर्ल चाइल्ड जो है, इनकी ग्रोथ, इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ, इनका न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को ये कवर करती है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी ने ये भी अनाउंस किया है कि इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी? इसमें 6.47 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 26,000, लगभग 26,000 गर्ल्स को अंडर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इसमें 26,000 गर्ल्स को ये रुपये दिए जाएंगे। 6.47 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। कौन सी स्कीम के अंडर आएंगे? ये लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर ये आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में क्या किया? इसरो का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले 2017 में, फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की थी? 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, जो कि अलग अलग देशों की थी। इसमें कई सारी सैटेलाइट्स USA की भी थी, ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज़ की सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो ये जो रिकॉर्ड था इसरो का, ये किसने ब्रेक कर दिया? स्पेस एक्स कंपनी ने। किसकी है ये? एलन मस्क की है। ये नाम भी आप याद रखना। किसकी है ये? एलन मस्क, इनकी कंपनी है। इन्होंने, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसरो ने तो 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी, इन्होंने कितनी लॉन्च की हैं एक साथ? इन्होंने लॉन्च की हैं 143। तो ये नंबर भी आप याद रखना। 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के फाउंडर एंड CEO कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट कौन है? शॉर्टवेल। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो कौन सा रॉकेट है जिससे ये लॉन्च की गई? तो फाल्कन 9 रॉकेट से ये सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की एक साथ। कहाँ पर लॉन्च करी गई? तो ये एक स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा में, वहाँ से इनको लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की ये कंपनी है। एक साथ 143 सैटेलाइट्स लॉन्च की। हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसरो ने 104 एक साथ लॉन्च की थी, बट स्पेस एक्स ने 143 लॉन्च की हैं एक साथ। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया रैंक्स 7th इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जो कि किसने रिलीज़ किया है? जर्मन वॉच ने। इंडिया की रैंक कितनी आई है इसमें? 7th। मतलब इंडिया जो है वो
क्लाइमेट रिस्क के हिसाब से वर्स्ट नंबर पर चल रहा है। टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज़ में इंडिया का नाम है। 7th नंबर पर इंडिया चल रहा है। पहली बात, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है, ये आप याद रखना, जर्मन वॉच इसको लॉन्च करता है। 2021 में इसका कौन सा एडिशन था? 2021 में इसका 16th एडिशन था, जो कि लॉन्च किया किसने? जर्मन वॉच ने। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी इंडिया की रैंक कितनी थी? ये 2019 में भी इंडिया की रैंक 7th थी और अभी भी इंडिया की रैंक कितनी है? 7th है। ठीक है, तो रैंक याद रखना। कौन सा एडिशन है इस साल? 16th एडिशन है। 2021 में जो ये हुआ है ये वाला 16th एडिशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एम्फेक्स। किसके साथ में? तो ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के साथ में कंडक्ट की गई। कहाँ पर कंडक्ट की गई है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये कंडक्ट की गई है। सबसे पहली बात, इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं अभी प्रेजेंट में, उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। नेवी की बात करें, इंडियन नेवी के हेड एडमिरल करमबीर सिंह एंड एयरफोर्स के हेड हैं अभी भदौरिया जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इनके अलावा जो अब अभी एक नई पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? जनरल विपिन रावत जी। तो इन तीनों फोर्स, अपनी इंडिया की जो तीनों फोर्स हैं उनके हेड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। साथ में जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूज़। चाइना ने अभी सरपास कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को एज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन चल रहा है? चाइना, जिसने किसको पीछे छोड़ दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना को कितने की FDI आई? $163 बिलियन की FDI आई चाइना को। 2020 का ये डेटा है, क्योंकि 2021 तो अभी शुरू ही हुआ है, तो पिछले साल की हमें कई सारे डेटा करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे इस साल। एंड यूएसए को कितना FDI आया है? यूएसए को आया है 134 बिलियन। बट 2000, इससे प्रीवियस डेटा की अगर बात करें हम, तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से यूएसए आगे था, बट अभी चाइना आगे चल रहा है। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा FDI किसने रिसीव किया है? चाइना ने। ये जो है रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इस डेटा को रिलीज़ करती है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके फाउंडर कौन? यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वही इसकी फाउंडर है। और इसकी जो फाउंडेशन है वो कब हुई है? 30 दिसंबर 1964 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। तो अभी सबसे ज़्यादा FDI कौन सी कंट्री को मिली है? चाइना को मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी पोर्तुगल के प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डे सोसा ने दोबारा से फिर से जीत लिया है और ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए पोर्तुगल के। ठीक है, पोर्तुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। एंड वहाँ करेंसी क्या चलती है? यूरो करेंसी वहाँ पे चलती है। कितने साल के हैं ये? 72 ईयर के हैं और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं। फिर से ये इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया, फिर से ये 5 साल के लिए चुने गए। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को बनाया जाता है। इस बार जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी? कस्टम्स बॉल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिसिलियंस। कस्टम बॉल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिसिलियंस, ये थीम थी। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें टोटल 182 कंट्रीज़ आती हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी प्रेजेंट में? सेक्रेटरी जनरल है कुनियो मिकुरिया अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और 26 जनवरी को सबको पता है इस बार कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था? कौन सा नंबर का सेलिब्रेट हुआ था? 72, ये नंबर याद रखना। 72वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया अभी 2021 में। ये जो रिपब्लिक डे होता है इसमें जो परेड होती है, इसमें परेड का सल्यूट कौन लेते हैं? तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सल्यूट लेते हैं। क्या इस बार कोई चीफ गेस्ट था? कोरोना की वजह से इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं
आ पाया 26 जनवरी पर। पहले यूके से आने वाले थे बोरिस जॉनसन, पर वो भी उनका आना कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, क्योंकि उधर केसेस अभी और बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट न्यू स्ट्रेन भी सुनने में आया कि ब्रिटेन की साइड में न्यू स्ट्रेन मिला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये थी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के बाद में हम क्या करेंगे कि कुछ स्टैटिक जीके भी पढ़ा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में करंट अफेयर्स भी आती है, बट आप स्टैटिक जीके से पीछा नहीं छुड़ा सकते, स्टैटिक जीके भी आती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक साथ नहीं, जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मैं कुछ ही पंचवर्षीय योजना डिस्कस करूँगी। जब कल के 29 के करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी, तो फिर उसके बाद में इस टॉपिक को फिर से उठाएंगे, फिर से कुछ करेंगे, तो एक साथ आप पर लोड भी नहीं पड़ेगा और आपको ईजी रहेगा। और इससे क्वेश्चंस घुमा फिरा के कभी ना कभी एग्जाम्स में देखने को ही मिलते हैं। जनरली क्या होता है, रिवीजन ना हो पाने की वजह से ये याद नहीं रहते हैं। तो मेन पर्पस जो है एंड में इसको डालने का, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आते हैं उनको याद हो जाएगा, जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी। तो कई सारी चीज़ें हुई थी, जो आपको पता है इंडिया जो है उसे सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत सारा सोना था, बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिसको ये फॉरेन जो रूलर्स आए वो लूट लूट कर ले गए। तो फिर जो ये मतलब अपनी इंडिपेंडेंस के आसपास की बात या फिर उससे पहले की बात करें, तो जो इकोनॉमी थी, कंडीशन जो थी, आर्थिक स्थिति जो थी देश की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर क्या हुआ कि 1934 में विश्वेश्वरैया ने एक बुक दी, जिसमें इन्होंने आइडियाज़ बताए कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए। कब दिए? 1934, ये ईयर भी याद रखना। तो इनकी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर 1938 में क्या हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी सेम इसी चीज़ की डिमांड करी कि भैया अगर इकोनॉमी को सही करना है तो हमें प्लानिंग करनी होगी। जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं कि आज हमें ये करना है, आज का सोने से पहले हमें ये सारे टारगेट्स अपने पूरे करने हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इंडिया की हालत उस टाइम पर बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेज़ जो है वो लूट लूट कर सारा सामान ले गए थे और बहुत ही बुरी हालत में था इंडिया। तो 1934 में इन्होंने विश्वेश्वरैया ने बुक दी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने ये अपनी जो इकोनॉमी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। फिर 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी इसी चीज़ की डिमांड करी कि हाँ भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। फिर 1944 की बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लान में क्या देखा, कई सारे प्लान्स आए। जैसे बॉम्बे प्लान का नाम आपको सुनने में मिलेगा। बॉम्बे प्लान में क्या था, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मिलके अपने सजेशंस दिए। उसके बाद गांधीयन प्लान आया। गांधीयन प्लान कौन लेके आए? मन नारायण लेके आए। फिर उसके बाद पीपल्स प्लान आया, जो कि लेबर लीडर एम.एन. रॉय लेके आए। फिर आया सर्वोदया प्लान, जो कि मिस्टर जयप्रकाश नारायण लेके आए। ऐसे करते करते बहुत सारे प्लान्स आए थे। जैसे बॉम्बे प्लान था 1944 में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऐसे करके काफ़ी सारे प्लान्स आए। तो फिर इंडिपेंडेंस हो गई 1947 की हम बात करें तो 1947 में क्या हो गया था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो फिर कमेटी, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई? जिसके चेयरमैन बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन की प्लानिंग कमीशन बनाने की। तो प्लानिंग कमीशन बना दिया गया था कब? मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया था। प्लानिंग कमीशन कब बना दिया गया? मार्च 1950 में। ये डेट आपको याद रखनी है, प्लानिंग कमीशन कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग कमीशन बना दिया गया 1950 में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेट किया गया जो पहली पंचवर्षीय योजना बनानी थी। 5-5 साल का टारगेट लिया था कि इन 5 सालों में ये करेंगे, इन 5 सालों में ये करेंगे। तो सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया, फॉर्मेट तैयार किया गया। कब? 1951 में। और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया था? लॉन्च कर दिया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग का,
वो कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट रशिया से लिया गया है, ये चीज़ भी आप याद रखना। तो अब हम सारी पंचवर्षीय योजनाएं डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और याद रखना कि प्लानिंग कमीशन को हटा के फिर बाद में क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था। प्लानिंग कमीशन को हटा के बाद में क्या आ गया था, नीति आयोग। नीति आयोग कब आया है, 2015 में। जो प्लानिंग कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसको जो हटा के नीति आयोग आया है, उसको रिप्लेस करके उसी की जगह पर नीति आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसका मतलब ये कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो कि नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के बारे में जिक्र करता हो। इसलिए हम कहते हैं कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये नहीं आती हैं। तो 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया, नीति आयोग बन गया। अब सबसे पहले किन किन फील्ड्स पर ध्यान देना था, एग्रीकल्चर के फील्ड पर ध्यान देना था, इंडस्ट्री के फील्ड पर ध्यान देना था, मतलब हर तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना था। पावर के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशंस में और जितने भी सेक्टर्स इकोनॉमी के अंडर में आते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान करना था। चलिए, ये था बेसिक कुछ। अब बेसिक भी पता होनी चाहिए, पर मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, कौन से मॉडल पर वो आधारित थी। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड याद रखना 1951 से लेकर 1956। इसमें आपको 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 से याद कर लेना कि पहला जो पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट होगा 1951 से और +5 कर देना। कब तक चलेगा, 1956, क्योंकि जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है ये पंचवर्षीय योजना है, तो ये हम 5 ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक, जिसमें टोटल जो ग्रोथ रखी गई थी, टारगेट जो सेट किया था वो कितना था, 2.1% का टारगेट सेट किया था और अचीव कितना किया था, 3.6 अचीव किया था। वाह, पहली पंचवर्षीय योजना को इतने अच्छे से इन्होंने प्लान किया कि टारगेट सिर्फ 2.1 का था और कितनी ग्रोथ अचीव हुई, 3.6%। तो हम बोलेंगे कि ये पंचवर्षीय योजना कैसी रही, सफल रही। इस पंचवर्षीय योजना को पास कर देते हैं। तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 1956 वॉज सक्सेसफुल। तो पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही थी। फिर इसके अलावा कौन से मॉडल पर ये बेस्ड थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये बेस्ड थी। तो ये मॉडल भी, नाम भी आपको याद रखना है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये बेस्ड थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो डेट एंड मॉडल ये आपको याद रखने हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें टॉप प्रायोरिटी में क्या था, तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है, आपको पता है इंडिया कृषि प्रधान देश था और है भी, तो सबसे पहले किस में ध्यान दिया गया था, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। टॉप प्रायोरिटी जो थी वो एग्रीकल्चर ही था। फर्स्ट प्लान ने, जो फर्स्ट ये पहली थी, इसमें जोर दिया गया था किस पे, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना है, तेज़ी से करना तो है पर उसमें भी स्पीड होनी चाहिए, तेज़ी से करना है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी इसलिए तेज़ी ज़रूरी थी। नेक्स्ट, ये सक्सेसफुल रही, 3.6% का हमें टारगेट जो है वो मिला, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला। तो ये जो एम इसको लेकर जो चल रहे थे वो फुलफिल हुए कि हाँ, मतलब जो टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा मिल गया, तो ये अच्छी बात है। तो हम आगे भी नई पंचवर्षीय योजना बनाने की सोच सकते हैं क्योंकि पहली वाली सक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना में हमने देखा था कि नेशनल इनकम जो है वो कितना % बढ़ी थी, नेशनल इनकम 18% बढ़ी थी और पर कैपिटा इनकम 11% बढ़ी थी। पहली पंचवर्षीय योजना में नेशनल इनकम 18% और पर कैपिटा इनकम 11% इंक्रीज़ हुई थी। तो ये आपको याद रखनी है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की डेट क्या थी, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से 1961 तक चला है। इसका जो मॉडल था उसका नाम क्या था, इसके मॉडल का नाम था महालनोबिस मॉडल। तो ये जो मॉडल था इसका नाम क्या था,
एक सेकेंड, सॉरी, ये जो मॉडल था इसका नाम था महालनोबिस मॉडल। एक सेकेंड वेट करेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मॉडल का नाम आपको भी याद रखना है। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया था? इसमें इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पे ध्यान दिया गया? इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया था इसमें। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला था? तो आप आंसर क्या करोगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला था। ये कब से कब तक चला था? 1956 से लेकर 1961 तक ये चली थी। इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल्स वर ऑन टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी क्या थी इसकी? इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल्स इसकी टॉप प्रायोरिटी थी। सेकंड प्रायोरिटी इसमें दी गई थी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी गई थी? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। सेकंड पंचवर्षीय योजना कैसी रही थी? देखो, इसमें टारगेट तो सेट किया गया था कितने का? 4 इसमें टारगेट तो सेट किया गया था 4.5 का, और अचीव कितने % हुआ था? अचीवमेंट हुआ था 4.21 का। तो मतलब जितना टारगेट सेट किया था उतना तो अचीव नहीं हुआ था, पर कम भी अचीव नहीं हुआ था, मतलब अच्छा ही अचीव हुआ था। फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में करें तो फर्स्ट में कितना अचीव हुआ था? 3.6% GDP रेट अचीव हुई थी, इसमें 4.21 हुई है। तो ये भी एक तरीके से कैसी रही? ये भी सक्सेसफुल रही। तो ये आपको याद रखना है। दिस प्लान वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल एंड इट अचीव्ड 4.1% रेट ऑफ ग्रोथ। इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे लार्ज इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टील प्लांट वगैरह जो है वो लगाए। कहाँ कहाँ पर? दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में स्टील प्लांट है, आपने नाम सुना होगा। राउरकेला वाले का तो ज़रूरी सुना होगा। तो स्टील इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्री पर इसमें ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? थर्ड 5 ईयर प्लान चलेगा 1961 से लेकर 66 तक। 61 में +5, 1961 से लेकर 66 तक। थर्ड पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था 5.6 का, पर अचीव कितनी हुई थी? सिर्फ 2.7% ग्रोथ रेट अचीव हुई थी। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो टारगेट सेट था 5.6% का जो टारगेट सेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये क्या हो गई? पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल नहीं रही। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी ये सक्सेसफुल थी, बट जो थर्ड वाली है वो सक्सेसफुल नहीं रही। थर्ड पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से लेकर 1966। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? दिस थर्ड 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना। इसको गडगिल योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें प्रायोरिटी क्या थी? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इसमें प्रायोरिटी थी। देखो, फर्स्ट वाली में एग्रीकल्चर प्रायोरिटी था, सेकंड वाली में इंडस्ट्री प्रायोरिटी थी। इसमें दोनों प्रायोरिटी थी। इसका मेन रीज़न क्या है जो ये फेल हो गई? इसके फेल होने का मेन रीज़न क्या है कि इंडो चाइना वॉर हुए थे, और आपको पता है इसी टाइम पर इंडो चाइना वॉर हुए थे। इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ है, जिसकी वजह से फोकस जो है वो ढंग से नहीं हो पाया और ये फेल हो गई। और इसी टाइम पर बहुत सारा फंड भी ले रखा था इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो जो रुपी की जो वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज़ हो गई थी। रुपी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई थी इस टाइम पर। तो फिर क्या हुआ? फिर जब ये थर्ड वाली सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर कुछ टाइम के लिए प्लान हॉलीडे, ये जो योजना है इनको ब्रेक दे दिया गया या फिर इनको रोका गया। जब सक्सेसफुल ही नहीं हुई तो ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी, रीज़न क्या था जो ये सक्सेसफुल नहीं हुई। तो फिर क्या दे दिया? प्लान हॉलीडे दे दिया। प्लान हॉलीडे की आपको डेट याद रखनी है। एक तो था 1966 से 1967 और 1968 से 1969। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या था प्लान हॉलीडे देने का? वही इंडो पाकिस्तान वॉर, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड जो प्राइस लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस टाइम पर क्या किया गया? फिर 3 सेपरेट प्लान्स जो है वो प्रिपेयर किए गए। प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि थर्ड वाली जो प्लान है उसका फेल होने की वजह से ही प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा। 3 एनुअल प्लान्स वर ड्रॉन।
तो इस बीच में ये जो प्लान हॉलीडे चल रहा था इसमें फिर 3 एनुअल प्लान्स जो हैं उनको बनाया गया। और फिर से जो इकोनॉमी है वो अब फर्स्ट और सेकंड में अच्छी चली, थर्ड में गिर जाने के बाद इकोनॉमी इस टाइम पे फिर से थोड़ी नीचे आ गई, इंडिया की इकोनॉमी फिर से थोड़ी ख़राब हो गई। ठीक है, तो ये था पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। अभी हमने 3 कर ली। कल के सेशन में हम आगे की पंचवर्षीय योजना डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा, उसके बारे में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप वो सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा सेशन के एंड में हम क्या करेंगे, आज ही से शुरू कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक जीके देखा करेंगे, बस आपको ऑडियो के रूप में सुनना है। जैसे कि सबसे पहले फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का फादर किसे बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन के जनक किसे बोला जाता है, लॉर्ड, बताओ, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको ना ये सुननी है, आप स्क्रीन पर ना भी देखेंगे तो भी काम चलेगा, आप फटाफट सुन लो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे जिससे मैं मतलब ये मिक्स्ड जी के चलेगी एंड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट हम पढ़ते हैं टोटल हम 3 लिस्ट पढ़ते हैं। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो पहली लिस्ट की बात करें, जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट को हम सेंट्रल लिस्ट भी बोल देते हैं। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। दूसरी लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। और जो तीसरी है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं 52। तो ये आपको याद रखने हैं। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं 100, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं 52। देखो जो यूनियन लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कौन रूल बनाता है इनके ऊपर, जो पार्लियामेंट है वो रूल बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट इसको रूल बनाती है, ये स्टेट के अंडर में आती हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलके बनाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इसके ऊपर रूल बनाते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य सरकार के पास हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये तो है न्यू डेटा। अगर हम ओल्ड डेटा की बात करें तो ओल्ड डेटा के हिसाब से, एक सेकेंड, ओल्ड डेटा की अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड डेटा के हिसाब से क्या है, पहले जो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट होती थी उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते थे 97, ओल्ड वाला भी आपको याद रखना है। स्टेट लिस्ट में पहले कितने होते थे 66 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने होते थे 47। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, पुराना डेटा भी याद रखना है आपको, न्यू डेटा भी याद रखना है, दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पटेल स्ट्रीट। पटेल स्ट्रीट की अगर बात करें तो पटेल स्ट्रीट कहाँ देखने को मिलती है, पटेल स्ट्रीट हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में देखने को मिलती है पटेल स्ट्रीट। तो ये नाम आपको याद रखना है। मुझे उत्तराखंड की समर कैपिटल का नाम बताओ, उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है। देखो उत्तराखंड की विंटर कैपिटल तो देहरादून है, ये सबको पता है। उत्तराखंड की समर कैपिटल का नाम क्या है, गैरसन। ठीक है, तो अगर इन केस ये पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है, गैरसन। ये कब डिक्लेयर हुआ था कि उत्तराखंड की समर कैपिटल होगी गैरसन, तो 4 मार्च 2020 में ये डिक्लेयर हुआ था कि समर कैपिटल क्या चलेगी, गैरसन जो है वो समर कैपिटल चलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कैसा है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबको पता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसा है, इंडिया का जिम कॉर्बेट कैसा है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। उसके बाद अजंता केव्स, अजंता केव्स कहाँ पर पड़ती हैं, अजंता केव्स पड़ती हैं महाराष्ट्र में, अजंता भी महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन ऐसे करके आया था कि ये जो अजंता केव्स हैं इनमें टोटल कितनी केव्स हैं, तो इसका आंसर याद रखना, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 केव्स देखने को मिलेंगी। डायरेक्ट आपसे नंबर पूछेंगे, ऑप्शंस में आपको नंबर्स गिवन होंगे, तो इसमें टोटल आपको कितनी देखने को मिलेंगी केव्स, इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 30 केव्स आपको देखने को मिलेंगी। इन 30 केव्स में 25 तो हैं विहारास एंड 5 हैं चैत्यास। जो विहारास वाली होती थी उनमें जो मॉन्क्स होते थे, साधु संत होते थे, वो उसमें मतलब रिसाइड करते थे, उसमें वो रहते थे। और जो 5 चैत्या थी, चैत्या वाली में वो लोग क्या करते थे, प्रेयर्स या मेडिटेशन करते थे, रहते थे विहारास वाली में एंड मेडिटेशन करते थे चैत्या वाली में। तो ये आपको याद रखना है। अजंता केव्स में कौन से टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है, तो अजंता केव्स में ये भी याद रख लेना, फ्रेस्को टाइप की पेंटिंग अजंता केव्स में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले ये बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से आर्टिकल में आती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं आर्टिकल 163 में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 163 में आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, ये गवर्नर को क्या करती है, एडवाइस देती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, गवर्नर को एडवाइस देना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, जो देश के राष्ट्रपति जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। जो पीएम होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं, हेड होते हैं। किसको एडवाइस करती है ये, तो ये गवर्नर को एडवाइस कर सकती है। और वो जो एडवाइस होगी उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी उसकी नहीं की जा सकती, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, डायरेक्ट आपसे डेट्स भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, तो डेट भी आप याद रखना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कब, 483 बीसी में, ये आप याद रखना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है, 483 बीसी में। 483 बीसी में ही लॉर्ड गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो ये ईयर आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 483 बीसी में ही क्या हुई थी, गौतम बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, उनकी मृत्यु भी 483 बीसी में ही हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप याद रखना, लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था एंड मृत्यु हुई है इनकी कुशीनगर यूपी में। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 4। पहली वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको संरक्षण किसने प्रोवाइड किया था, उसके पैट्रोनेज कौन थे, तो अजात शत्रु ने संरक्षण प्रोवाइड किया था। तो पैट्रोनेज का नाम भी आपको याद रखना है, अजात शत्रु पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये हरंक्या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में और क्या हुआ था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनका कंपाइलेशन हुआ था। विनय पिटक एंड सुत्त पिटक, इनका कंपाइलेशन कब हुआ है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। डायरेक्ट आपसे ये पूछेंगे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनका कंपाइलेशन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। ऑप्शन में आपको गिवन होगा, पहली वाली में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये आप याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इनका कंपाइलेशन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है, फर्स्ट, ये याद रखना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पर थी, तो ये सतपनी केव है राजगृह में, वहाँ पर ये हुई थी। इसमें क्या किया गया था, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, सुत्त का मतलब यही होता है, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए या फिर लोगों को मतलब एक तरीके से धर्म का प्रचार करने के लिए काउंसिल्स वगैरह होती थी। तो ये हुई थी फर्स्ट में विनय पिटक और सूत पिटक। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे करके आ जाए कि ये पिटक जो होता है वो कौन से धर्म से रिलेटेड होता है, तो ये आप याद रखना, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। पिटक किससे रिलेटेड होता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है। अब हम बात करेंगे चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, इसको रब कर देते हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अगर बात करें, CVC, तो इनके रिटायरमेंट की डेट, मतलब इनके रिटायरमेंट का क्या वो सीन है, तो या तो पहले 4 साल ये अपना पूरा पीरियड कर लें, जब से लगे हैं नौकरी पर तब से इनको 4 साल हो जाएं, जब से इन्होंने ऑफिस होल्ड किया है, या फिर इनकी
या तो पहले ये 4 ईयर्स अपने टर्म का 4 ईयर्स कंप्लीट कर लें, या फिर पहले इनकी एज हो जाए 65 ईयर्स। जो भी पहले होगा, ये पहले होगा तो भी ये रिटायर हो जाएंगे, ये पहले होगा तो भी ये रिटायर हो जाएंगे, जो भी पहले होगा उनके उसके अकॉर्डिंग इनको हटा दिया जाएगा। सीवीसी को अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करते हैं? जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सबको पता होगी, रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही अपॉइंट करता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। सीवीसी जो है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ध्यान रखना, सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये याद रखना। ये कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्या बनाती है? नियम वगैरह बनाती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं WHO। WHO की फुल फॉर्म बताओ। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई है? ईयर बताओ। WHO की स्थापना हुई है 1948, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO इज एन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसका पार्ट होता है WHO। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की। बहुत ही फेमस नेताजी का जिक्र हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करना बनता है। तो मुझे ये बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया था? नेताजी के द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1940 में इसको बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने नारा दिया था, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था। और इनकी मृत्यु जो है वो संदिग्ध है। ऐसा बोला जाता है कि ये प्लेन क्रैश में, मतलब इनका जो वो था क्राफ्ट, वो क्रैश हो गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, पर ये संदिग्ध है। कुछ फिक्स्ड लॉजिकल डेटा इसके ऊपर नहीं है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्लेन क्रैश में ये मारे गए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट, ये नंबर याद रख लेना डायरेक्ट, 273.16 केल्विन। ये क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट। ये नंबर आप याद रख लेना डायरेक्ट, 273.16 केल्विन क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट टर्म्स किसने दी थी? जे थॉमसन ने दी थी 1873 में, ठीक है। मुझे ये हमने हिस्ट्री में हम बहुत सारी साइट्स पढ़ते हैं, हड़प्पा है, कालीबंगन है, बहुत सारी है, राखीगढ़ी है। तो जो कालीबंगन साइट है वो कौन सी नदी के पे मिलती है? कौन सी नदी पर मिली थी कालीबंगन साइट? रिवर का नाम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो ये मिली थी सरस्वती नदी पर। कौन सी नदी पर मिली थी? सरस्वती नदी पर मिली थी कालीबंगन साइट। इसके अलावा नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास 14। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं बेस में, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम ऊपर अपर साइड में लिखते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस की है? भैया नाइट्रोजन की ही है। कितने परसेंट है? 78% है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और ये लेस सॉल्यूबल होती है वाटर में, और इसको इनर्ट गैस के तौर पर भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? डायरेक्ट डेट याद रखना, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को अवेयर कर सकें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है केरला कोस्ट से। केरला कोस्ट को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? बताओ। केरला कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो केरला कोस्ट है या फिर जो मालाबार कोस्ट है, ये कहाँ से कहाँ तक पड़ती है? ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक ये स्प्रेड है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? मोनाजाइट सैंड यहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी सुन लो, सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पॉइंट का नाम है धूपगढ़।
जो कि महादेव हिल्स पर पड़ती है। महादेव हिल्स कहाँ पर है? एमपी में। विंध्या रेंज, विंध्या रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक है कलूमर पीक, तो ये आपको भी याद रखनी है। भूटान, भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? आर्चरी। भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? आर्चरी। एंड मॉरिशस का नेशनल स्पोर्ट क्या है? मॉरिशस का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल स्पोर्ट भी याद रखने हैं। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सभी को पता है। इसके अलावा जो खीरा होता है उसमें हमें कड़वा लगता है, तो उसमें जो बिटरनेस होती है, जो कड़वापन होता है, वो किसकी वजह से होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो खीरा होता है उसमें कड़वाहट होती है, सबको पता है। किस वजह से होती है, जिसकी वजह से ये कड़वा लगता है, तो उसका नाम आपको लिखना है कमेंट में। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जीके, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे, फिर हम स्टैटिक जीके पढ़ा करेंगे, और नेक्स्ट जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो हम जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पंचवर्षीय योजना टॉपिक कंप्लीट होगा हम कोई और टॉपिक उठा लेंगे, जैसे शेड्यूल्स डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो बैटल्स हुई हिस्ट्री में उनकी लिस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो करंट अफेयर्स के साथ में मैं ये बोलूँगी कि आप पीछे का पार्ट भी ज़रूर पढ़ें। स्टैटिक जीके भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, बैंक्स वगैरह में तो नहीं, पर एसएससी में तो खूब ही आती है। अभी आईबी का ACIO आईबी का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आएगी। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सुन लेना है, जिसमें स्टैटिक जीके सब्जेक्ट वाइज भी होगी और मिसलिनियस जीके में भी मैं आपको करवा दूँगी, जिससे बस आपका रिविजन होता रहे। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे लगता है कि इसके थ्रू आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।